हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, मेडावल इंडिया के तहत दिल्ली सल्तनत को लेकर के डिस्कशन कर रहे थे और इसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने खलजी रेवोल्यूशन को लेकर के डिस्कशन किया था। खलजी रेवोल्यूशन के जो संस्थापक थे वो जलालुद्दीन खलजी थे। उन्होंने एक दिल्ली सल्तनत में एक नई परंपरा को स्थापित किया। अब तक दिल्ली सल्तनत का जो जितने भी शासक हुए, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के इल्तुतमिश, बलबन, जो महत्वपूर्ण शासक जो है तुर्की जिन्हें कहा जाता है, प्रारंभिक तुर्की कहा जाता था, ये कहीं ना कहीं जो है गजनी से कनेक्टेड थे। इनका भारतीयों के साथ संबंध बहुत इनके वंशजों को अगर देखें तो भारतीयों के साथ संबंध नहीं था। तो अब जो है क्या हुआ, अब जो है जलालुद्दीन खलजी ने जो है भारतीय या गैर तुर्की के तौर पर जो है क्या किया ना, शासन को प्रारंभ किया। तो इसे ही क्या कहा जाता था ना, खलजी रेवोल्यूशन कहा जाता था। और अब यहाँ जो तुर्की थे, प्रारंभिक तुर्की थे, उनको हटा करके भारतीय मुसलमानों का प्रभाव जो है शासन में हमें देखने को मिला। खलजी रेवोल्यूशन को जलालुद्दीन खलजी ने प्रारंभ तो किया, लेकिन इन्होंने अपने सत्ता के जो है पूर्ण रूप से स्थापित नहीं कर पाए। उनकी तरह जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन भी नहीं किया गया। वे कई क्षेत्र में जो है मात भी खाए युद्ध के तौर पर, और एक लिबरल शासक थे जो कि मध्यकाल में एक्सेप्ट नहीं था। इस कारण से बाद में जलालुद्दीन खिलजी को जो है बंद कर दिया गया अलाउद्दीन खिलजी ने, और अलाउद्दीन खिलजी ने जो है क्या क्या शासन स्थापित किया। खलजी रेवोल्यूशन में जो एक परिवर्तन आया, चाहे वो सोशल परिवर्तन कहें या चाहे जो रिफॉर्म्स हमें देखने को मिला, मिलिट्री रिफॉर्म्स हैं, रेवेन्यू रिफॉर्म्स हैं, साथ में जो है मार्केट रिफॉर्म्स है, ये अलाउद्दीन खिलजी के समय काल में ही देखने को मिला। साथ में एक्सपेंशन ऑफ पावर, दिल्ली सल्तनत का जो एक्सपेंशन हुआ वो अलाउद्दीन खिलजी के काल में ही हुआ। इवन अलाउद्दीन खिलजी ने जो मंगोल अटैक, सबसे ज्यादा मंगोल अटैक अगर हुआ तो अलाउद्दीन खिलजी के समय काल में हुआ, और सभी मंगोल अटैक को रोकना अपने आप में भी एक बहुत बड़ी विशेषता थी अलाउद्दीन खिलजी के तौर पर हम कह सकते हैं। तो खलजी रेवोल्यूशन का मूल अगर हम व्यक्तित्व देखें, जिसके कारण खलजी रेवोल्यूशन चरम सत्ता को, सर्वोत्तम स्थिति को प्राप्त हुआ था, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी के समय काल के दौरान। ठीक है, चलिए, तो अलाउद्दीन खिलजी के अर्ली हिस्ट्री को लेकर के और अटेनमेंट ऑफ पावर को लेकर के क्या कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। अर्ली हिस्ट्री, अगर इनके अर्ली हिस्ट्री को लेकर के डिस्कशन करें तो इनका नाम क्या था ना, अली गुशब था। ठीक है, और इनके पिता का नाम था सिहाबुद्दीन मसूद, जो कि जलालुद्दीन के क्या थे ना, बड़े भाई थे। इनकी 4 पुत्र थे, अलमास बेग, कुतलुक तिगीन, मोहम्मद और अली गुशब। इनमें से अली गुशब और अलमास बेग जो है हमें इतिहास में दर्ज होता है। इन दोनों की इतिहास हमें प्राप्त होता है जलालुद्दीन खिलजी के समय काल के दौरान। और बाद में अली गुशब जो है अलाउद्दीन खिलजी के तौर पर दिल्ली में क्या करते हैं ना, सिंहासन रूढ़ होते हैं। ना केवल सिंहासन रूढ़ होते हैं, बल्कि इतिहास में एक प्रमुख व्यक्तित्व, एक शक्तिशाली निरंकुश शासक के तौर पर अपने आप को स्थापित भी करते हैं। तो ये अलाउद्दीन खिलजी का क्या था ना, एक बहुत बड़ा रोल है मेडावल इंडिया मेडावल पीरियड के दौरान। और जब भी हम मेडावल पीरियड कहते हैं या जब भी हम शासन निरंकुश शासन को जब हम लोग याद करते हैं तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी को भी क्या किया जाता है, याद किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन के समय काल के दौरान क्या हुआ ना, अली गुशब या अलाउद्दीन को क्या दिया गया ना, आमिर ए तुजुक की उपाधि दी गई या पद दिया गया, और अलमास बेग को जो है अखूरे बेग की उपाधि दिया गया था। यह जलालुद्दीन खिलजी के समय काल के दौरान हुआ। अब चूंकि जलालुद्दीन खिलजी के समय काल के दौरान जो है क्या थे ना, तुर्की अधिकारी भी थे। उन तुर्की अधिकारियों में मलिक छज्जू, कड़ा एवं मानिकपुर का जो गवर्नर था वो मलिक छज्जू के पास था। तो मलिक छज्जू ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। मलिक छज्जू के विद्रोह को सुप्रेस करने में जो अलाउद्दीन खिलजी का रोल सबसे ज्यादा माना जाता है। और जैसे ही उसने क्रशिंग कर दिया, उसने जो है जलालुद्दीन खिलजी के भरोसे को प्राप्त कर लिया। और इसी भरोसे का परिणाम क्या हुआ ना, कड़ा और मानिकपुर जो है किसे प्राप्त हो गया, अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त हो गया। लेकिन कड़ा और मानिकपुर के जो लोग थे उन्होंने क्या किया ना, अलाउद्दीन खिलजी को भी भड़का दिया। उन्होंने कहा कि जलालुद्दीन खिलजी के स्थान पर आप जैसे प्रमुख शासक को जो है दिल्ली का क्या होना चाहिए ना, सिंहासन रूढ़ होना चाहिए। क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी एक तो 70 ईयर्स उनका हो चुका था, काफी लिबरल उनकी सोच थी। किसी प्रकार का कोई बड़ा अटैक उन्होंने जो है मध्यकाल में नहीं दिखाया था। साथ में तुर्की और गैर तुर्की को लेकर के एक प्रॉब्लम्स भी वहां देखने को मिल रहा था।
तो अलाउद्दीन खिलजी को जो है क्या किया गया ना, भड़काया गया कड़ा और मानिकपुर के। लेकिन इस पावर को अटेन करने के लिए काफी धन की आवश्यकता थी, और इस धन की प्राप्ति के लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो क्या किया गया ना, भीलसा पर जो है 1293 में आक्रमण किया गया और भीलसा को काफी लूटा गया, जो कि परमाणु का क्षेत्र था। 1293 में धन की प्राप्ति होने के बाद यहीं से उसे साउथ के बारे में पता चला। साउथ का जो खजाना है, खास करके देवगिरी के यादव के बारे में उन्होंने सुना। या एक्चुअली साउथ का जो इन्वेशन है वो हमें किसी भी प्रारंभिक शासकों में देखने को नहीं मिला, चाहे वो कुतुबुद्दीन ऐबक हो, चाहे इल्तुतमिश हो, चाहे वो बलबन हो, या ये वो शासक थे जो नॉर्दर्न में ही ठीक तरीके से अपने आप को जमा नहीं पाए थे, तो वो साउथ की ओर क्या इन्वेट करेंगे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो कि नॉर्थ में भी अपने आप को जमा नहीं पाए, लेकिन उन्होंने साउथ की ओर पहले ही जो है देख लिया। उन्हें साउथ में क्या दिखा ना, उन्हें साउथ में दिखा कि यहाँ काफी धन है, और साउथ की ओर जो ये पहला शासक थे जिन्होंने क्या किया ना, इन्वेशन जो है स्टार्ट किया था। तो देवगिरी के यादव के बारे में उन्होंने सुना। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक कॉन्स्पिरेसी को अपनाया। भीलसा से जो धन प्राप्त हुआ उस धन के जो है एक हिस्से को क्या किया, उसने जलालुद्दीन खिलजी को दे दिया। इससे जलालुद्दीन खिलजी का जो है भरोसा उसने प्राप्त कर लिया, और इसी भरोसे का परिणाम क्या होना, उसे अरीजे ममालिक का पद दिया गया, और न केवल अरीजे ममालिक बल्कि अवध का क्या बनाया गया, उसे गवर्नरशिप प्राप्त हो गया। इसी के पीछे जाकर के अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में जो क्या किया, देवगिरी के यादव को लूटा और वो वापस आ गया, और इसी धन की सहायता से जो है उन्होंने कड़ा और मानिकपुर में कॉन्स्पिरेसी को अंजाम दिया, और इसी कॉन्स्पिरेसी के तहत जलालुद्दीन खिलजी का वध किया गया, और 1296 में ही अलाउद्दीन खिलजी क्या बन गया ना, शासक बन गए। ठीक है, तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी जो है 1296 से जो है क्या है ना, शासक बने, और 1316 तक वे क्या थे ना, शासक के तौर पर थे, और इसी दौरान उन्होंने काफी कुछ परिवर्तन को अंजाम भी दिया। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ परिवर्तन हमें क्या है देखने को जो है मिलता है। इस सबसे पहले जो किस प्रकार जो उन्होंने अटेनमेंट किया पावर का, वो हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है एक्सपेंशन कैसे किया, अपने साम्राज्य का जो है विस्तार किस प्रकार किया गया। अलाउद्दीन खिलजी के पास क्या थे ना, एक अच्छे शासक, काफी अच्छे सेनापति भी थे, नुसरत खान थे, जफर खान जैसे लोग थे। तो ये वो लोग थे जो अलाउद्दीन खिलजी के सपोर्टर के तौर पर तैयार हुए थे, सपोर्ट के तौर पर थे, और जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को जो एक महत्वपूर्ण शासक बनने में जो है काफ़ी कुछ किया था ना, सहायता भी किया था। एक्सपेंशन ऑफ पावर को अगर हम देखें तो सबसे पहला जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है नॉर्थ वेस्ट को ध्यान दिया, अर्थात राजस्थान के क्षेत्र को ध्यान दिया, राजपूताना के क्षेत्र को उसके द्वारा ध्यान दिया गया, और राजपूताना को लगभग जो है 1311 तक जो है क्या कर लिया गया, कंट्रोल कर लिया गया। इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी को काफ़ी भयंकर युद्धों का भी सामना करना पड़ा था, और इन युद्धों में उन्होंने जो है साम दाम दंड भेद नीति को अपनाते हुए जो अपनी विजय पताका को क्या किया था, स्थापित किया था। ठीक है, चलिए, अलाउद्दीन खिलजी अपने विजय से इतना प्रोत्साहित था, उसने सिकंदर ए सानी की उपाधि को ग्रहण किया था, अपने सिक्कों में भी उन्होंने क्या किया था ना, उसे अंकित करवाया था, और उसमें संपूर्ण विश्व को जो जिस तरह सिकंदर संपूर्ण विश्व को जीतने के लिए निकला था, वो भी चाहता था कि मैं अपने मन में विचार कर रहा था, एक नवीन धर्म मिडावल में एक नवीन धर्म स्थापित करने के लिए विचार कर रहा था। लेकिन बाद में उनके मित्र दिल्ली के कोतवाल अल्लाह उल मुल्क के कहने पर जो है वे रुक गए, और अपने विजय अभियान को जो है इंडिया तक ही उन्होंने रखा। अब इसके विजय अभियान को लेकर के जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे राजस्थान के क्षेत्र में क्या कुछ हुआ। राजस्थान के क्षेत्र में जो एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर था, सबसे पहले जो हमें देखने को मिला, सबसे पहला जो क्षेत्र था वो था जैसलमेर और गुजरात को लेकर के जो है क्या किया ना, अटैक किया गया। ठीक है, 1299 में जो है उलुग खां और नसरत खां, इन दोनों को क्या किया गया ना, भेज दिया गया था गुजरात के क्षेत्रों में, और जो है इन लोगों ने ना केवल उस समय याद रखिएगा, उस समय बघेला रायकरण जो है गुजरात के क्या थे, शासक थे, उन्होंने न केवल इस क्षेत्र को जीता लूटा बल्कि सूरत, सोमनाथ और एवं काम्बे को भी उन्होंने क्या किया था न, लूट लिया था। इसके साथ साथ यहाँ से उन्हें और भी जो महत्वपूर्ण चीज थी ना, गुजरात में उन्हें क्या मिला, बघेला जो रानी थी कमला देवी मिला, और साथ में मलिक कफूर जो कि सबसे वफादार उनके क्या बने, बाद में जाकर के सेवक बने। और साउथ का जो अभियान बाद में किया गया अलाउद्दीन
खिलजी के द्वारा, उसमें मलिक कपूर की सबसे प्रमुख भूमिका पाई जाती है। तो कमला देवी और मलिक कपूर का अभियान जो है कहां से प्राप्त हुआ ना, इस गुजरात के अभियान से प्राप्त हुआ। ठीक है, इसी के बाद रणथंभौर का भी अभियान किया गया, जिसमें उलुग खां, नसरत खां को भेजा गया और वे क्या हुए, पहले आक्रमण में तो वे पराजय हुए। राणा हमीर देव जो है यहाँ के शासक थे और उनका प्रभाव भी विस्तार हुआ, परंतु 1301 में जो है अलाउद्दीन ने इस किले को जो है हमीर देव से हमीर देव के युद्ध में हमीर देव को पराजित करते हुए क्या किया ना, इसको जीत लिया गया। इस युद्ध में हमीर देव मारा भी गया और वहां स्त्रियों के द्वारा जौहर भी कर लिया गया। चलिए, साथ में अगर हम बात करेंगे चित्तौड़ को लेकर के, तो 1303 में क्या हुआ ना, अलाउद्दीन द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया और यहाँ के राजा जो रतन सिंह थे उनको क्या क्या पराजित किया गया। तो एक एक करके हमें देखने को मिल रहा है, जैसलमेर के जो शासक थे उनको पराजित किया गया, गुजरात के शासक को पराजित किया गया रायकरण को, रणथंभौर के हमीर देव को पराजित किया गया, 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण करके राजा रतन सिंह को पराजित कर दिया गया। तो इस प्रकार जो है देख रहे हैं कि धीरे धीरे राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्रों पर क्या है, किसके द्वारा क्या किया जा रहा है ना, अटेनमेंट कर लिया जा रहा था, किसके द्वारा, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। राजा रतन सिंह के साथ रानी पद्मिनी की कहानी भी हमें प्राप्त होती है। रानी पद्मिनी की कथा का जो आधार है वो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित पद्मावत की कथा है। पद्मावत से ही हमें जो है मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत से जो है जो कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित है, इनसे हमें अलाउद्दीन और पद्मिनी की कथा जो है प्राप्त होती है। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को जीतते हुए उसका नाम क्या रखा, अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर जो है खिज्राबाद रख दिया गया और वे क्या हो गए, वापस आ गए। बाद में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ जो है राजपूत सरदार जो है मालदेव को दे दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार चित्तौड़ की विजय भी एक महत्वपूर्ण विजय थी। एक गुजरात की विजय महत्वपूर्ण, जहां उसे मलिक कपूर प्राप्त हुआ था। दूसरा चित्तौड़ विजय, जहां पर अलाउद्दीन और पद्मिनी की कथा जो है काफी फेमस हुआ। पद्मिनी की कथा का जो संबंध है वो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत से है और ये एक महत्वपूर्ण विजय के तौर पर देखा जाता है। दूसरा, अलाउद्दीन के द्वारा जो है मालवा पर भी विजय कर लिया गया। कब ना, 1305 में जो है अलाउद्दीन ने मुल्तान के सूबेदार आइन उल मुल्क को जो है मालवा आक्रमण के लिए भेजा और इस युद्ध में उन्होंने जो है मालवा को भी क्या कर लिया, विजय कर लिया। इसके बाद जालोर की विजय जो है किया गया। 1311 तक जो है राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्रों तक जो है क्या किया गया, चाहे वो सिवान हो, जालोर हो, मांडोर हो, उन सभी पर जो है अलाउद्दीन के द्वारा क्या कर लिया गया था ना, कब्जा कर लिया गया था। ठीक है, तो ये था अलाउद्दीन का राजस्थान विजय। राजस्थान के भयंकर युद्धों में विजय करते हुए उसने पश्चिम का जो क्षेत्र है वो अपने साम्राज्य के अंदर में जो है अंतर्गत ला चुका था। अब अलाउद्दीन के द्वारा क्या किया गया ना, साउथ का कॉन्क्विस्ट किया गया। देवगिरी का जो देवगिरी के यादव पर पुनः आक्रमण किया गया, इसके लिए मलिक कपूर को भेजा गया। 1308 में जो है देवगिरी के यादव को जो है उसने आक्रमण किया। उसके बाद काकतीय होयसल के राज्यों पर 1310 पे आक्रमण किया गया। काकतीय राज वारंगल के काकतीय को जो है 1310 पर जो है होयसल्स पर आक्रमण किया गया। 1311 पर जो है आक्रमण किया गया। ठीक है, इसके बाद ध्यान दीजिए, पांड्य स्टेट जहां सुंदर पांड्य और वीर पांड्य का राज्य था, 1311 पर जो है इसको भी विजित कर लिया गया। मूल रूप से साउथ में आक्रमण का उद्देश्य ये नहीं था कि इन सभी राज्यों को अपने साम्राज्य के अंतर्गत लाना, बल्कि उद्देश्य था कि इतने दूर में जो है इस शासन को पकड़ा हुआ नहीं रखा जा सकता इन राज्यों को। तो उन्होंने क्या किया ना, यहाँ से एक बड़ी धन की प्राप्ति की और वार्षिक कर लेते हुए क्या हो गया ना, वापस चले आए। तो इस प्रकार वार्षिक कर के वादा के साथ वो क्या है ना, साउथ में एक जो है विजय अभियान को अपना क्या किया, पूरा किया। ठीक है, तो ये था जो है अलाउद्दीन का दक्षिण विजय। अब अलाउद्दीन का जो तीसरा महत्वपूर्ण विजय देखने को मिलता है वो है मंगोल अभियान। अलाउद्दीन के समय काल के दौरान जो है उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों से जो है मंगोलों का आक्रमण हुआ था। मंगोल इन्वेजन को रोकने में अलाउद्दीन ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई थी और इसे एक महत्वपूर्ण शासक के तौर पर भी उभरे थे। 1297 ईस्वी से ही चगताई जो ग्रुप थे मंगोलों के, वे पंजाब के क्षेत्रों में जो है आक्रमण कर दिए थे और अलाउद्दीन ने उलुग खान
अपने सेनापति को उलुग खान को जो आक्रमण और जफर खान, उलुग खान और जफर खान को भेजा था और इनके द्वारा जो है मंगोल इन्वेजन को क्या कर दिया गया था, निरस्त कर दिया गया था। यहाँ जफर खान के द्वारा जो है मंगोलों को काफ़ी जो है घातक प्रहार किया गया था। जफर खान मूल रूप से मंगोल इन्वेजन को लेकर के काफ़ी प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया था। ठीक है, इसके बाद देखा जाता है कि 1299 में कुतलू ख्वाजा के द्वारा जो है नेतृत्व में एक बड़ी सेना के साथ जो है वे दिल्ली के निकट तक पहुंच जाते हैं, परंतु इसे भी जो है अलाउद्दीन के द्वारा विफल कर दिया गया और जफर खान के साथ जो है काफ़ी कुछ युद्ध हुआ और इस युद्ध में क्या है कहा जाता है जफर खान भी मारा गया। 1303 के आसपास भी अलाउद्दीन की सेना जब तेलंगाना के आक्रमण जब साउथ में जब अलाउद्दीन की सेना गया था उस समय भी जो है मंगोल नेता तारगी के द्वारा जो है दिल्ली पर क्या किया गया ना, आक्रमण कर उसे लूट लिया गया और वो क्या हो गया, वापस चले गए। इन सभी घटनाओं के द्वारा जो है अलाउद्दीन खिलजी को क्या किया ना, उत्तर पश्चिम किलों को मजबूत करना उनके लिए प्रमुख हो गया और अपने मिलिट्री रिफॉर्म्स को भी अपनाया। उन्होंने क्या किया ना, सीरी के किले को क्या किया ना, मजबूत किया, मरम्मत करवाया, उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों के जो किले थे उनको मजबूत कराया, साथ में सीमा एक पृथक सेना का गठन किया और सीमा रक्षक की भी नियुक्ति भी किया। 1306 ईस्वी तक जो है 1297 से लेकर 1306 तक जो है मंगोल आक्रमण होते रहे, लेकिन हर मंगोल आक्रमण को जो है अलाउद्दीन के द्वारा क्या किया गया था, पराजित कर लिया गया था। तो इस प्रकार राजस्थान के क्षेत्रों में, साउथ के क्षेत्रों में और मंगोल आक्रमण, इन तीनों आक्रमण एवं आंतरिक विद्रोह को देखते हुए बहुत सारे रिफॉर्म्स को अपनाया गया। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दिल्ली के अंतर्गत जो एक बड़ी सेना रखी और इस सेना को सेंट्रलाइज फॉर्म में रखा। इस सेना को व्यवस्थित करने के लिए उसने जो कई रिफॉर्म्स किए, उनमें सबसे पहले जो है रेवेन्यू रिफॉर्म्स किया गया था। उसने क्या किया था, रेवेन्यू रिफॉर्म्स के तहत सबसे पहले उन्होंने देखा कि इनाम और पेंशन के तहत या जो ग्रांट के तौर पर जो जमीनें अधिकारियों को दिया गया था, वो सारी जमीनें जो है वो क्या किया, उन्होंने छीन लिया और उसे किस खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। साथ में इक्ता जो भूमि था उनको भी, पुराने इक्तदारों को भी भूमियां छीन ले गया और उन्हें क्या बना दिया, खालसा भूमि कर दिया गया, जिससे राज्य की आय में वृद्धि हो सके। और इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, जो प्राचीन परंपरागत जो लगान अधिकारी थे, जो गांव के, जिन्हें खूत, मुकद्दम या चौधरी कहा जाता था, इनसे उनके अधिकारों को छीन करके जो है डायरेक्ट वो क्या करने ना, किसानों से क्या करने लगे ना, वो टैक्स लेने लगे। अब ऐसी स्थिति में एक तरफ जो है जो गांव के जो आर्थिक कमजोर लोग थे उनको जो खूत, मुकद्दम और चौधरी से तो वो छुटकारा पा गए, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के डायरेक्ट लगान से वो क्या प्रेरित हो गए। अलाउद्दीन खिलजी के समय काल में जो है बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था। लगभग सभी करों को अगर देखा जाए तो 75 से 80% तक जो है टैक्स, या 80% के लगभग तक जो है टैक्स लोगों को पे करना पड़ता था। तो इस तरह टैक्स से भी वो क्या थे ना, उत्प्रेरित थे, लोग उत्प्रेरित थे। एक तरफ भाई खूत, चौधरी, मुकद्दम जैसे परंपरागत राजस्व अधिकारी से तो मुक्त हो जाते हैं, लेकिन अब वे डायरेक्ट जो है अलाउद्दीन खिलजी के अंतर्गत आने से क्या है ना, और ज्यादा उत्प्रेरित हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय काल में जो दो नए टैक्स भी लगाए गए थे पुराने टैक्सों के अतिरिक्त, अर्थात जजिया थे, सिंचाई कर था, आयात निर्यात के कर थे। इसके अलावा जो अलाउद्दीन खिलजी ने दो नए टैक्स लगाए थे, उनमें एक तो था मकान का कर और दूसरा था चराई कर। इन दोनों को भी लगाया गया था। इन सभी को जो है लगान व्यवस्था को ठीक रूप से चलाने के लिए जो है दीवाने मुस्तक राज भी जो है क्या क्या स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये था अलाउद्दीन खिलजी का लगान व्यवस्था। लगान व्यवस्था के तहत जो है काफ़ी कुछ सुधार किया गया था, जैसे भूमि का पैमाइश किया जाता था और पैमाइश करने के बाद ही लगान को लिया जाता था। ये लगान व्यवस्था मूल रूप से दिल्ली के क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों के अपनाया गया था। संपूर्ण जो उसका रीजन था, अर्थात बंगाल, बिहार, वाराणसी या दोआब में जो है ये नहीं लगाया गया था, सिर्फ दिल्ली और उसके आसपास के। इसका मूल रीज़न ये था कि स्टैंडिंग आर्मी जो अलाउद्दीन के पास था, उस स्टैंडिंग आर्मी को ठीक रूप से संचालित करने के लिए उसने लगान व्यवस्था को कंट्रोल किया, ताकि राज्य की आय में वृद्धि और एक बड़ी सेना जो है वो रखा जा सके और अपने निरंकुश जो बादशाहत है उसे वो क्या रखे ना, संचालित कर सके। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि मिलिट्री रिफॉर्म्स किया गया। तो आंतरिक विद्रोह, मंगोलों का जो बराबर आक्रमण हो रहा था, इसको देखते हुए और अपनी निरंकुश बादशाहत को बरकरार रखने उन्होंने मिलिट्री रिफॉर्म्स भी किया। एक बड़ी स्थायी सेना रखी, ठीक है। अस्त्र शस्त्र के निर्माण के लिए राज्य में क्या किया, नए कारखाने को खोला उन्होंने। साथ में सैनिकों और घोड़ों को उनके हिसाब से क्या ना वेतन, एक याद रखिएगा, उन्होंने नकद में वेतन भी सैनिकों को दिया। सैनिकों को वेतन भी दिया गया, अस्त्र शस्त्र निर्माण के कारखाने खोले गए। सैनिकों एवं घोड़ों में अगर कोई परिवर्तन ना हो, इसलिए हुलिया और दागने की प्रथा को उन्होंने जो है क्या रखा ना, लिखने की प्रथा को भी प्रारंभ किया था। तो एक बड़ी मिलिट्री रिफॉर्म्स किए गए और मिलिट्री रिफॉर्म्स का मूल उद्देश्य था कि अपने आंतरिक विद्रोह को रोका जा सके, मंगोल इन्वेशन को रोका जा सके और अपनी बादशाहत भी क्या रखे, बरकरार रखे। इसी मिलिट्री को संचालित करने के लिए उन्होंने क्या किया ना, मार्केट को रिफॉर्म किया। क्योंकि मिलिट्री को अगर रखना है तो ये जो खर्चे एक्सपेंसेस है, उस एक्सपेंसेस को कम करना होगा। मार्केट का एक्सपेंस अगर बढ़ जाएगा तो मिलिट्री को ज़्यादा पैसा देना होगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या कर दिया ना, मार्केट को भी रिफॉर्म्स किया। एक सेंट्रलाइज बिग मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए उसने क्या किया ना, प्राइस कंट्रोल अपनाया। लगभग सभी वस्तुओं के दाम पर क्या कर दिया गया ना, नियंत्रण रख दिया गया, ठीक है। और जिससे कि सैनिकों को कम वेतन देना पड़े और वे मार्केट से अपने सारे सामानों को खरीद पाए। इसी मार्केट को कंट्रोल करने के लिए दीवाने रियासत, सहनाए मंडी और सराय अदुल नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की गई, जिसके कारण वे मार्केट पर क्या करें ना, नजर रखें। पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार को बंद करने का भी उपाय किया गया। हालांकि भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से बंद नहीं हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार पर पूर्ण रूप से नियंत्रण करने के लिए एक अधिकारियों का भय का वातावरण जो है बना दिया गया। तो मिलिट्री रिफॉर्म्स, एक बड़ी मिलिट्री स्टैंडिंग मिलिट्री को चलाने के लिए उन्होंने क्या किया, मार्केट रिफॉर्म्स भी किया, ठीक है। तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी के क्या थे, समय काल के दौरान कुछ महत्वपूर्ण जो है रिफॉर्म्स है। अंतिम दिन की अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी का, तो बराबर युद्ध, अथक परिश्रम और बढ़ती आयु ने उसके बुद्धि को धीरे धीरे क्या कर दिया, खत्म कर दिया था। वो बूढ़ा हो चुका था और जैसा कि एक शक्तिशाली शासक के बूढ़ा होने पर क्या होता है, उसमें संदेह के बीज बो गए। उसका भाई अल्प खां, उसके रानी मलिकाए जहां एवं उसका पुत्र खीज खां जो है अलग अलग भोग विलास में जो है संलिप्त हो चुका था। इस दौरान 1315 में जो है क्या किया गया, उसने मलिक कफूर को साउथ से बुलाया और अब इसके वृद्धावस्था का लाभ उठाकर मलिक कफूर ने जो है संपूर्ण सत्ता अपने हाथ में ले लिया। उसने अल्प खां को क्या किया ना, मरवा दिया। खिजर खां को ग्वालियर के किले में बंद करवा लिया और मलिक जहां को भी कैद कर लिया। इस प्रकार मलिक कफूर थोड़ी देर के लिए ना सत्ता में आ गए। बाद में देखा जाता है कि मलिक कफूर की भी मृत्यु हो जाती है और इसी घटनाक्रम को आगे बढ़ते हुए जनवरी 1316 में जो है अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार खिलजी जो रेवोल्यूशन का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक थे, कौन थे ना, अलाउद्दीन खिलजी थे, जिसके दौरान जो एक बड़ा रिफॉर्म्स हमें देखने को मिला वो क्या हो गया, जो है समाप्त हुआ। और खिलजी रिवॉल्यूशन एक चरम सर्वोत्तम स्थिति पर जो पहुंचा वो किसके दौरान पहुंचा, अलाउद्दीन खिलजी के समयकाल के दौरान ही पहुंचा, ठीक है। तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी या खिलजी रिवॉल्यूशन के महत्वपूर्ण शासक। दोस्तों इसके बाद जो है हम लोग आर्ट एंड कल्चर को लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। ईगल IAS में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।